अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है हमारा जो पहला चैप्टर है 9th क्लास मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री की बुक का केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। उसके सारे टॉपिक्स हमारे पास हो गए थे। आखिरी उसका टॉपिक रह गया हमारे पास एक कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, इसकी वैल्यू का हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो एक ऐसी वैल्यू है जो हमें ये बताती है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है आपस में जब इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम केसी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपको पहले से इस चैप्टर के बारे में बता चुका हूँ कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर एक जो है जो हमारा जो है चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम लोग जो रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है उसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं कि आया कि ये रिएक्शन किस सिमत में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है, हम इसका एक्सटेंट मालूम कर सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है किस हद तक परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलकर आपस में एक रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में फिर से चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास प्रोसेस देखें कि लेफ्ट टू राइट भी ये रिएक्शन मूव कर रहा है और राइट टू लेफ्ट भी ये रिएक्शन जो है मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने केसी किस तरीके से हमें मदद हेल्प आउट करेगा इसके अंदर के हमने सबसे पहले तो केसी की एक्सप्रेशन लिख दी कि हमारे पास क्या है, केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, टू हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो हमने क्या किया, केसी की एक्सप्रेशन लिखी, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी और रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। जब हमारे पास ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकलेगी 57 हमारे पास वैल्यू निकलेगी। जब ये रिएक्शन हमारे पास कहाँ पहुंचा हुआ होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचा होगा। जब ये दोनों रिएक्शन आपस में जो फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो इन सब की वैल्यू को अगर जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास 57। ठीक है, और हमारे पास मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है एक क्लोज जगह, एक क्लोज कंटेनर या एक क्लोज फ्लास्क के अंदर होते हैं, किसी बाहर की दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जाहिर सी बात है खास कंडीशंस के ऊपर भी हमारे पास ये जो रिएक्शंस हैं हो रहे होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है हमने कितने जो है केल्विन, कितने टेम्परेचर के साथ परफॉर्म किया, वो हमारे पास है 700 केल्विन के साथ हम लोगों ने ये रिएक्शन जो है परफॉर्म किया। तो ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं, मैं किसी भी टाइम मालूम करना चाहूं कि हमारे पास जो रिएक्शन है किस डायरेक्शन में जा रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले, तो वो हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, वो रिएक्शन कॉशेंट के मुतालिक हम लोग जो है वो मालूम करके हम जो है वो इसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया 5 बजे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने से पहले मैं 5:15 बजे ही रिएक्शन का एक सैंपल लेता हूं और मैं चेक करता हूं कि मैं ये चाह रहा हूं कि अब मैं इसमें पता लगाऊं कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी मूव हो रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम इसकी कोई भी वैल्यू निकलती है हमारे पास, जो जाहिर सी बात है जब हम उसका सैंपल लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे तो कोई वैल्यू हमारे पास निकलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यू इसकी जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट की जो वैल्यू निकलेगी वो इस तरीके से हम केसी की वैल्यू में पुट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो वैल्यू है उससे कम निकलेगी, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इनकी जो वैल्यू है वो 57 है। फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू इससे निकलती है छोटी, दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो इस टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव हो रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर 15 मिनट के बाद हमने उस रिएक्शन का सैंपल लिया और उसमें जो है हमने उसकी वैल्यूज पुट की, तो अगर हमारे पास वैल्यू इक्विलिब्रियम से ज्यादा, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे पास जो वैल्यू 57 आई है इससे ज्यादा निकला है, फॉर एग्जांपल 59 निकला है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिवर्स जो है ज्यादा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से
हम जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब दोनों इक्वल होंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 57 है और हमारे पास आफ्टर सम टाइम वैल्यू भी 57 आई है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। एक बात याद रखिएगा, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि अगर QC की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, ग्रेटर देन होगी 57 से, या फॉर एग्जांपल हमारे पास लेस देन होगी 57 से, ये मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है, दैट मींस कि ये हमारे पास वैल्यू जो है ज्यादा है। KC हम यहाँ लिख देते हैं, आपको आसानी से समझ आएगा। KC की वैल्यू से हमारे पास अगर ये छोटी है तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो QC की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है KC से, तो उस वक्त उस कंडीशन में हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर हमारे पास QC की वैल्यू और जो KC की वैल्यू है वो सेम हो जाए, दैट मींस कि इस टाइम हमारा जो रिएक्शन है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच चुका है, और दोनों जो है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है हमारा वो बराबर हो चुका है। तो ये हमारे पास ये इसके अलावा एक छोटी सी बात आपको मैं बताना भूल गया कि हमारे पास जो एक और चीज हमारे पास मेंशन होगी कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास टाइम भी मेंशन होगा। दैट मींस कि इस टाइम का इस टी का मतलब ये है टाइम, कि हम किसी भी वक्त अपने रिएक्शन के किसी भी वक्त हम मालूम कर सकते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है, जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो किस तरफ जो है मूव कर रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू है अगर हम वो मालूम करेंगे, वो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू क्या होती है कि अगर हमारा रिएक्शन जो है 5 बजे स्टार्ट हुआ, मैं 5:15 बजे या 5:20 पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने से पहले अगर उसकी वैल्यू का सैंपल लेके उसकी जो वैल्यू है निकलेगी हमारे पास, उसको इस तरीके से हम लोग उसकी एक्सप्रेशन में हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास अगर वैल्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट की वैल्यू से छोटी आ जाती है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, तो हम क्या समझेंगे कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो क्वेश्चन QC की वैल्यू है हमारे पास KC की वैल्यू से बड़ी आ जाती है, तो उस वक्त हमें पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और हमारे पास जब QC और KC की वैल्यू 1 होती है, दैट मींस कि वो इक्विलिब्रियम फॉर्म हो चुका होता है उस वैल्यू में। और ये T क्या जाहिर कर रहा है कि हम किसी भी टाइम मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। तो ये तो आपको आई होप कि डायरेक्शन के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, दैट मींस कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस हद तक परफॉर्म हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने डायरेक्शन में देखा कि किस तरीके से हम QC की वैल्यू फाइंड आउट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन जो है कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। उसी तरीके से हम जो है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन जो है कैसे मालूम करेंगे, तो हमारे पास इसके भी 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले हमारा केस होता है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हमारे पास जो KC की वैल्यू है बहुत बड़ी आ जाए, ठीक है, वो बहुत बड़ी से, मिसाल फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटू 10 की पावर कोई पावर में आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 22 लिखा है, ठीक है, लेकिन वो पावर हमारे पास प्लस में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कौन सी होगी, बहुत लार्ज वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरी हमारे पास कंडीशन है स्मॉल वैल्यू और स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास, ठीक है, ऑफ KC हमारे पास। अब यहाँ मैंने क्या किया कि इंटू 10 की पावर तो हमारे पास आई, लेकिन वो जो पावर थी वो माइनस में थी। हम यहाँ हमने +22 लिखा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -22 लिख दिया। और तीसरी हमारे पास जो कंडीशन है इसकी वो है नाइदर स्मॉल और नाइदर लार्ज। हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू भी नहीं आएगी और बहुत लार्ज वैल्यू भी नहीं आएगी, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0.22 ले सकते हैं, 1.2 ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू है वो 10 की पावर में नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे 10 की पावर में वैल्यू आई और लेकिन -22 थी, और ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या थी, हमारे पास +22 थी। तो फॉर एग्जाम्पल हमने पहली एग्जाम्पल ली है हमने कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और आपस में ऑक्सीजन जो है रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स बना रहे हैं। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारा पूरा चैप्टर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे मुश्तमिल है, तो ये एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे पास मिलकर जो है क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और आफ्टर सम टाइम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है किस में चेंज हो रहा है, हमारे पास रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहा है। अगर हमारे पास KC की वैल्यू हमारे पास बहुत लार्ज नंबर्स में आ जाती है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो
बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अगर बरअक्स इसके देखा जाए तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में बहुत कम चेंज हो रहा होता है। दैट मीन्स कि हमने अगर इसकी मोल कंसंट्रेशन अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन देखें तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत लार्ज आ जाए तो ये सोचा जाता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट बिल्कुल नियर है हमारे पास कंप्लीट होने के, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शंस है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी और बहुत फास्ट मूव करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होने का टाइम है वो बड़ा कम हो रहा है और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में बहुत कम जो है चेंज हो पा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो रिएक्शन होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है अंडर हमारे पास एक सर्टेन कंडीशंस में करवाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमने अलग उसको अपना एक जो है एक टेम्परेचर देना है 100 के। यहाँ के का मतलब 1000 नहीं है, जैसे हम लोग आजकल 1000 के लगा के 1000 लगा देते हैं। ये हमारे पास के का मतलब यहाँ पे केल्विन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और केल्विन और सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली अगर वैल्यू बहुत लार्ज आ जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, पूरा नहीं होगा लेकिन नियर टू कंप्लीट होगा, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे होंगे और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बहुत स्लो जो है ना रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहा होगा। दूसरी अगर हम वैल्यू देखते हैं, दूसरा केस हम लोग देखते हैं, दूसरा केस हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बहुत ही छोटी आ जाएगी, ठीक है। क्या आएगा, हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बहुत छोटी आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या थी, प्लस में थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, माइनस में आ गई है, लेकिन है 10 की पावर ही लेकिन माइनस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो बिल्कुल इसका उलट हो जाएगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो बहुत स्लो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो है हमारा रिएक्टेंट में बड़ा जल्दी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स के रिएक्टेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी और हमारे पास प्रोडक्ट की तादाद जो है वो कम होगी। दैट मीन्स कि इस हद तक रिएक्शन जाएगा कि हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा रहेंगे और जो प्रोडक्ट है वो कम रहेगा हमारे पास। और ये अगर इसको देखें तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये कभी कंप्लीट नहीं होता और आफ्टर सम टाइम हमारे पास इसमें क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, इंटू 10 की पावर माइनस में होगी हमारे पास, तो हम क्या ये सोच सकते हैं कि रिएक्टेंट्स हमारे पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ही कम है। हालांकि पिछले केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि रिएक्टेंट्स हमारे पास कम थे, बहुत जल्दी फॉर्म होकर प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे और प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा हो रही थी और प्रोडक्ट बड़ा स्लो चेंज हो रहा था रिएक्टेंट्स में। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम मौजूद है, ठीक है, वो बहुत स्लो जो है ना मूव हो रहा है। तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जो स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी Kc की, उसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है कभी कंप्लीट नहीं होता। और अगर हम तीसरी कंडीशन देखें जहां पे हमारे पास वैल्यू ना तो बहुत बड़ी आएगी ना तो बहुत छोटी आएगी, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी या 1-2 में वैल्यू आएगी, तो वहां पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट्स और जो है प्रोडक्ट रहेगा। दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ रिएक्शन में हमारे पास, जितना रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास रिवर्स ही रहेगा। जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उतना ही हमारे पास जो है उसी हद तक जो है हमारा रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होगा। आई होप कि आपको ये एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन की जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।